अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन आबिद और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट सरमत खटक। आज हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जो अपने आप में ही एक मिसाल है, जिन्होंने इस मुल्क की बका की खातिर कई जंगें भी लड़ी और इस मुल्क की खातिर कई बार कैदी भी बने और उन्होंने मुश्किलात का सामना बखूबी किया, जिसकी वजह से उनको तारा इम्तियाज से भी नवाजा गया और वो एक बार लाहौर के मेयर भी रह चुके हैं। तो चलें वेलकम करते हैं फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में ब्रिगेडियर यासिफ अली डोगर को। इट्स अप टू शर्मा सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आपके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं आपको हमारे बारे में छोटा सा इंट्रो कराना चाहता हूँ। मैं हूँ आपका को होस्ट सरमत खटक और मेरे साथ हैं मोहसिन आबिद। हम स्टूडेंट है फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन BSED ऑनर प्रोग्राम्स के और हमारा ये फाइनल ईयर है। हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल डायरेक्टर मैम समिया डोगर और हमारे रिस्पेक्टेड टीचर जिनमें सरफहरस्त हैं मैम मिसबा मुजफ्फर जो कि हमारी यूट्यूब लीडर भी हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपका तारुफ जानना चाहूँगा, आप मुख्तसर सा तारुफ कराएं अपना। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे बुलाया है, ये ऑनर दिया है पाकिस्तान फ़ौज के एक सिपाही को। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं बड़ा ऑर्डिनरी सिपाही था। पाकिस्तान फ़ौज भरपूर है बड़े आला किस्म के सोल्जर्स से और उसके बीच में मेरा दर्जा बहुत नीचे आता है। यहाँ पे शहीद हैं, यहाँ पे ऐसे गाजी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा जौहर दिखाए हैं। तो मैं अभी ब्रीफली अपने बारे में ये बताऊंगा कि मेरी पैदाइश 1946 दिसंबर में इंडिया के डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर है वहाँ के एक गांव में हुई थी। मेरे वालिद साहब भी फ़ौज में थे। 47 में हम लोग पाकिस्तान आ गए। उसके बाद मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ता रहा। 1958 में मिलिट्री कॉलेज जेलम में दाखिला लिया जो कि एक बोर्डिंग स्कूल था और एक पब्लिक स्कूल लाइंस के ऊपर इसको बनाया हुआ था। 4 साल वहाँ पे रहा। उसके बाद इंटरमीडिएट मैंने ढाका कॉलेज ढाका से की क्योंकि मेरे वालिद साहब की पोस्टिंग वहाँ पे थी और बंगाल के हालात का अंदर से इल्म हुआ। ढाका से ही मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी चला गया। हमारा कोर्स 1965 की लड़ाई की वजह से शॉर्ट हो गया। सितंबर में लड़ाई हुई तो नवंबर में हमें पास आउट कर दिया। मैं पास आउट 65 की वॉर के बाद हुआ। जब मैं यूनिट पहुंचा तो लड़ाई ख़त्म हो चुकी थी लेकिन सीज फायर वायलेशंस हो रही थी। जिस दिन मैंने यूनिट ज्वाइन की उस दिन इंडियंस ने कोशिश की कि नो मैन लैंड में एक टैंक खड़ा था उसको खींचने की, तो पाकिस्तान की साइड से भरपूर जवाब हुआ और उनको खींचने नहीं दिया और फायरिंग हो रही थी आपस में दोनों मुल्कों के बीच में, सीज फायर वायलेशन जिसको कहते हैं। उसके बाद मैंने SSG ज्वाइन की। SSG ज्वाइन करके मैं ईस्ट पाकिस्तान पोस्ट हुआ, चिटागोंग में, रंगपुर में, ढाका में, मुख्तलिफ जगह पे सर्व किया। 1971 की लड़ाई पे जब ख़त्म हुई तो हम लोग प्रिजनर ऑफ वॉर हो गए। एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर हमने कोशिश की कि एक टनल बनाए, वो डिस्कवर हो गई तो हमें 30 डेज के लिए हम 6 ऑफिसर थे जिनको सेल्स में डाल दिया गया। 30 दिन हम सेल्स में हाफ राशन पे रहे। उसके बाद उन्होंने हमें सेंट्रल जेल आगरा, जहाँ पे उनके ख्याल में जो बहुत डिफ़िकल्ट प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनको रखा हुआ था। 1974 में वापसी के बाद जो फ़ौज के मुख्तलिफ मराहल होते हैं, स्टाफ कॉलेज किया, सियाचिन ब्रिगेड की कमांड की, मिलिट्री सेक्रेटरी टू गवर्नर रहा और एक ब्रिगेड की मैंने सिंध में कमांड की, एंटी नारकोटिक्स फोर्स में रहा और 1997 में रिटायर हो गया। उसके बाद रेड क्रिसेंट सोसाइटी के साथ वॉलंटरी वर्क करता रहा और जब मेगा अर्थक्वेक हुआ आज़ाद कश्मीर का तो वहाँ चले गए। वहाँ पे खिदमत के सिलसिले में खिदमत तो सब ने की लेकिन उन्होंने मुझे बीइंग द हेड ऑफ द रेड क्रिसेंट सोसाइटी सितारा इसार दे दिया। अभी मैं रिटायर्ड लाइफ लाहौर में लीड कर रहा हूँ और कोशिश होती है कि कोई अवामी कॉजेज़ हों जिसमें हम कुछ मदद कर सकें, तो जितना एफर्ट कर सकते हैं वो करता हूँ। माशाल्लाह सर, आपको जैसे कि सितारा इम्तियाज से नवाजा गया और सर आप जंगी कैदी रहे। सर उस दौरान का कोई वाकया आप हमारे साथ शेयर करें। सर मतलब जंगी कैदी रहना मतलब
जैसे हमने सुना है कि सर इट इज़ फुल ऑफ हार्डशिप्स, इट्स फुल ऑफ हार्डशिप्स। तो सर उससे रिलेटेड कोई आप हमें वाकया सुनाना चाहें कि जो जो आपने तकलीफ वहाँ पे बर्दाश्त की, तो सर वो कौन सा जज्बा था जिसके तहत आपने जो है वो तमाम तकलीफ बर्दाश्त की, और सर डेफिनेटली आपने पाकिस्तान के लिए किया, तो सर वो हमें उसमें से कोई इंसिडेंट अगर आप सुनाएं तो वो स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा, सबके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, फौज की जिंदगी भरपूर जिंदगी है। एक वाकया नहीं, हर रोज हमारे साथ वाकयात होते हैं, खासकर लड़ाई में, सियाचिन में, यहाँ पर अर्थक्वेक के दिनों में। तो मैं अर्थक्वेक की बात पहले करता हूँ, बाकी फौज की करूँगा। अर्थक्वेक के जब ये ज़ल्ज़ला आया तो पाकिस्तान कौम जिस तरीके से उठी है उसको मैंने नफ्से नफीस देखा, और मैंने देखा कि ये कौम कभी शिकस्त खाने वाली नहीं है। मोटरसाइकिल पे बिस्कुट के डिब्बे लेके लोग रावलपिंडी से मुजफ्फराबाद आए। Yes, sir. और आप इमेजिन कर सकते हैं कि पहाड़ी इलाके में सड़कों के ऊपर लैंडस्लाइड्स और एवलांचेस आई हुई थी ज़ल्ज़ले की वजह से। उसमें बचते बचाते वो आगे कि जी मैंने अपने तौर पे कुछ ना कुछ देना। मैंने एक डॉक्टर साहब को देखा, एक स्टूल के ऊपर बैठा हुआ था, अपनी स्टेथोस्कोप ली हुई थी और दवाइयाँ जो उसके पास थी, और सड़क के किनारे बैठा, वहाँ पे वो ट्रीटमेंट ले रहा था। मैंने पस्ती भी देखी, मैंने ये भी देखा कुछ लोग एक ट्रक को लूट मार कर रहे थे, दोनों साइडें देखी। लेकिन एक अजीम कौम है, जिस तरीके से इन्होंने अपने भाइयों की खिदमत की, मदद की, मेरे ख्याल में ये कौम हारने वाली, शिकस्त खाने वाली कौम नहीं है। बाकी फौज की जिंदगी की तरफ आता हूं मैं। फौज की जिंदगी में इसार, कुर्बानी या सेक्रीफाइस हर आदमी अपने दिल में नंबर 1 रखता है कि जी मैंने अपनी यूनिट के लिए, अपने कोलीग्स के लिए, अपने साथियों के लिए इसार करना है, कुर्बानी करनी। बंगाल में मैं देखा कि एक सिपाही हमेशा मेरे से आगे होता था। मैंने उसको कहा, यार आगे माइंस हो सकती हैं, कुछ और हो सकता है, तू आगे क्यों होता है, ये चेंज करते रहेंगे। कहता नहीं सर मैंने जाना। मैं उसको अलहदा किया, बिठाया, मैं कहा यार देखो बारी बारी सबकी टर्न आती है, हर एक आदमी का एक्सपोजर टू डेंजर उतना होना चाहिए जितना बराबर हो। एक आदमी को कंटिन्यूसली हम एक्सपोजर में नहीं डाल सकते। कहता नहीं सर मैंने करना, आप मेरे कमांडर हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं समझूंगा कि मैं फेल हो गया, तो मैं चाहता हूं कि कुछ भी हो तो मुझे पहले हो। सियाचिन में मैंने देखा है, सियाचिन में चूंकि हाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर जाएं तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से आदमी को एडिमा हो जाता है, ये लंग्स भर जाते हैं, ब्रेन में एडिमा हो जाता है। हमारा सिपाही शहीद हो जाएगा, ये नहीं बताएगा कि मुझे सर दर्द है, कि लोग ये ना कहें कि ये इस काबिल नहीं था कि ऊंचाई पे जा सके। हर एक आदमी का कुव्वत मुदाफ़ियत डिफरेंट होती है, इसमें कोई गलत बात नहीं कि एक आदमी 16,000 पे उसको मसला होता है, दूसरे को 20,000 पे होता है, एक को 21,000 पे होता है। तो उसमें हम उनको कहते हैं यार आप बता दो, जो ही आपको कोई प्रॉब्लम होती फौरन बता दो, बिकॉज हर एक आदमी के लेवल डिफरेंट है। वो नहीं बताते, वो शहीद हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमने ये नहीं कहना कि जी हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, लोग ये ना कहें कि जी ये चिकन आउट हो। सर हमारे जवानों को और उनके इसार को हमारा दिल की गहराइयों से सलाम। और सर आपने जैसे कि बताया कि आप आर्मी के बाद भी रिटायर लाइफ लाहौर में गुजार रहे हैं और सिविल सर्विसेज अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखे कि सुना भी है कि आर्मी के रूल्स रेगुलेशन बड़े सख्त होते हैं, तो आपने कैसे पाया सिविल लाइफ और आर्मी लाइफ के बीच में कंपैरिजन अगर आप? मैंने अपनी जिंदगी बड़े सादा जमाने में गुजरी है। वक्त गुजरने के साथ साथ जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, कंप्यूटर एरा आ रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि नफसी का आलम बढ़ रहा है। जज्बा जो सेक्रीफाइस का था, जो लोगों के लिए कुर्बानी का था, जो सादगी हमारी जिंदगी में थी, वो कम होती जा रही है। कश्मीर में मैंने ये भी देखा कि सेक्रीफाइस भी करने के लिए लोग तैयार हैं। एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाता हूँ कि एक बिल्डिंग गिरी हुई थी,
टीम ने जब उसके बीच में सुराख किया तो नीचे से उनकी बॉडीज जो उसमें फौत हुए थे उनकी नजर आई, तो देख के कहता है वो रोना हो गया, कहता है ये बच्ची सिर्फ 4 घंटे पहले फौत हुई। ये तीसरे चौथे दिन की बात है, यानी कि 3-4 दिन वो बेचारी उस जगह पे जिंदा रही। और टर्किश जो रेस्क्यू पार्टी थी वो रोना शुरू हो गया। वहां पे सबसे पहले जब ये लोग आए तो टर्किश टीम की 2 ख्वातीन आई मेरे पास। उन्हें आके कहा जी हमने रेड क्रिसेंट के साथ काम करना है। हमने कहा जी हम तो बिल्कुल नफसा नफसी के हाल में बैठे हुए हैं, बरलबे सड़क बैठे हैं। वो कहते हैं जी कोई नहीं, कोई बात नहीं, हम भी आपके साथ सड़क के किनारे बैठेंगे लेकिन काम करेंगे पाकिस्तान के लिए। तो इस तरह लोगों ने बेइंतहा काम किया है, बाहर के लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, और जो जज्बा दिखाया है वो मैंने इसके बाद नहीं देखा, इससे पहले भी नहीं देखा। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सर जिस तरह के हमें पता है कि आर्मी के रूल और रेगुलेशन थोड़े से सख्त होते हैं, तो अगर इवन कि हमें ये अगर आपको ये खबर आ जाए पीछे अपने घर से कि किसी की खुदा ना खास्ता फौतगी होगी हो या कोई खुशी होगी हो, तो वहां से छुट्टी मिलना भी मुश्किल होता है। तो सर उस वक्त आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया, मतलब अपने इमोशंस किस तरह मैनेज किए? अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई अपनी स्टोरी है तो सर प्लीज। फौज के रेगुलेशन सख्त हैं। फौज में कमांडिंग ऑफिसर पूरी गुंजाइश देते हैं अपने सोल्जर के, सिपाही के वेलफेयर के लिए कि मैं किस लेवल तक जा सकता हूं इसकी मदद करने के लिए। लेकिन इसमें शक कोई नहीं, रेगुलेशन सख्त है, हम सबको इस सिलसिले से गुजरना पड़ता है। मुझे खुद गुजरना पड़ा है। मैं सियाचिन में ब्रिगेड कमांडर था। रावलपिंडी में AFIC में ये जो दिल के मरीजों का अस्पताल है, मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई। हम लोग चीचावतनी साहिवाल के रहने वाले हैं, तो हमने फैसला किया कि इनको दफन करने के बाद अगले दिन चीचावतनी जाएंगे और वहाँ पे कुरान खानी करेंगे, क्योंकि फैमिली या बरादरी आ नहीं सकती। इतनी देर में मैसेज आ गया कि जी कोई गड़बड़ हो रही है आगे, मुझे हायर हेडक्वार्टर से। और अगले दिन सुबह मैंने फर्स्ट फ्लाइट पकड़ी और वापस पहुंच गया और हाजिरी दे दी। वो लोग बड़े हैरान थे कि आप क्यों आ गए। मैंने कहा यार जब ये खबर आ गई है कि कोई गड़बड़ हुई है। वो कहते हैं नहीं जी ये फॉल्स अलार्म था। तो ये हम मेंटली तैयार हैं इस काम के लिए कि जी कोई भी मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए आपको करना पड़े तो वो हमारी प्राइमरी ड्यूटी है। पर्सनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सेकेंडरी है। सर यही जज्बा है कि जो हम लोग खुद अपनी आर्मी को कहीं भी देखते हैं, कहीं भी हों, किसी भी हालत में हो, हम फौरी खड़े हो जाते हैं उनके लिए, उनको सलूट करते हैं। उनके लिए दिल से सलूट है कि उन्हीं की वजह से आज हम इतने फख्र के साथ आराम से रात को सो सकते हैं। खुश नसीबी है कि कौम ये समझती है। मैं समझता हूँ कि कौम भी उतनी ही शामिल है। कौम शामिल होती है तो फौज ताकतवर होती है। यस सर। फौज बहैसियत एक महकमे के या गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट के वो पावर या स्ट्रेंथ नहीं रखती जो उसको कौम देती है। तो लड़ाई या जंग जो होती है वो फौज नहीं करती, वो कौम करती है, जिसमें फौज एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारी कौम है जो हमें फॉरवर्ड रखती है और हमें मजबूत रखती है। सर जब आपने पीएम में ज्वाइन किया था तो उसके 1 साल भी आपको पूरा नहीं हुआ था कि जंग शुरू हो गई थी 1965 की, जो कि सितंबर में शुरू हुई थी। तो उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? आपको जंग ज्वाइन करने दी गई, आपने कैसे उस चीज़ को टैकल किया, कैसे उस चीज़ को हैंडल किया? तो मैं 17 साल का था, 17-18 साल का था कि मैंने पीएमए ज्वाइन किया। आप समझें कि एक किस्म का बच्चा था, आपके स्टूडेंट्स इस उम्र के होंगे। तो उस वक्त ना एक ही चीज थी हमारे दिल में कि जी हमें पास आउट करो, हम फौरन यूनिट पहुंचे और जंग में हिस्सा लें। लेकिन उन्होंने खास मेयार की ट्रेनिंग देनी होती है ताकि आगे जाके हम अपने जवानों को लीड कर सकें। तो अनट्रेंड आदमी को वहां नहीं भेज सकते। तो उन्होंने कहा नहीं यार तुम 2 महीने ट्रेनिंग करो, हम कोर्स शॉर्ट करके आपको जल्द से जल्द पास आउट करेंगे और फिर भेजेंगे। अदरवाइज हम लोग तो कह रहे थे हमें आज ही पास आउट करो।
سر اسی سے ریلیونٹ سر ایک اور کوشچن ہے کہ جیسے ہم سر آپ کی بارے میں ہمیں سر پتہ چلا کہ آپ بھی جنگی قیدی رہے اور ساتھ میں آپ کے بھائی صاحب جو ہیں وہ بھی جنگی قیدی رہے، تو سر ایک ہی گھر کے دو افراد، تو سر کیا آپ سیم ٹائم پہ جنگی قیدی رہے تھے یا مختلف ٹائمنگز میں آپ دونوں بھائی جو ہیں وہ جنگی قیدی رہے؟ اور سر آپ کی فیملی کے لیے وہ کتنا مشکل مرحلہ تھا کہ اسپیشلی آپ کی مدر کے لیے کہ ایٹ دا سیم ٹائم دو بھائی جو ہیں وہ جنگی قیدی ہیں اور تمام مشکلات جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں، تو سر اس کے بارے میں کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ. میری والد صاحب فوج میں تھے اور وہ دوسری جنگ عظیم میں رنگون، برما اور جس کو کالا پانی کہتے ہیں انڈمان آئیلینڈز میں رہ چکے تھے. تو میری والدہ یوز ٹو آرمیز وے آف لائف تھی، اور جب 1965 کی لڑائی ہوئی تو والد صاحب ریٹائر ہو چکے تھے، بس ہی از کالڈ بیک آن ڈیوٹی اور ڈھاکہ میں تھے. اسی طرح 71 کی جب لڑائی ہوئی تو ہم دو بھائی پاکستان میں تھے، ایک بھائی پاکستان نیوی میں تھا، وہ سمندر میں چلے گئے، ہائی سیز جس کو کہتے ہیں. ایک بھائی PIA میں تھا، وہ جہازوں کو لے کے گوادر چلے گئے کیونکہ جہازوں کو آؤٹ آف انڈین ایئر کرافٹ ریچ رکھنا تھا. اس طرح ہم سب جو بھائی تھے وہ گھر سے نکل گئے. والد صاحب ریکال ہو گئے، وہ اسلام آباد چلے گئے، لیکن ہماری والدہ چونکہ اس ماحول میں رہ چکی تھیں، انہوں نے دیکھا ہوا تھا، تو وہ بڑی اچھی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی اور لڑائی ختم ہوئی، کانٹیکٹس اسٹیبلش ہوئے. صرف یہ ہے کہ ہمارے ہم دو بھائی جو جنگی قیدی تھے، ہمارے خطوط پہنچنے میں جو کہ ریڈ کراس، انٹرنیشنل ریڈ کراس سوسائٹی کے تھرو آتے ہیں، 2-3 مہینے لگے. جی اچھا آڈینس، میں آپ سب کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ بریگیڈیئر یعصوب علی ڈوگر جو ہیں یہ میئر لاہور بھی رہے ہیں. تو سر جب آپ میئر لاہور کس عرصے میں رہے اور کتنا اس کا دورانیہ کتنا تھا، اور آپ نے سر اس دوران کوئی پروجیکٹ کیا ہو لاہور کے لیے تو سر پلیز وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. اور ماشاءاللہ پاکستان کا ایک لحاظ سے سب سے امپورٹنٹ شہر ہے. پاکستان میں جو بھی پولیٹیکل موومنٹ ہے وہ لاہور سے چلتی ہے. پاکستان کا کلچرل، ہسٹوریکل اور میں کہوں گا ایموشنل کیپٹل لاہور ہے. جو بھی چیز سٹارٹ ہوگی، جو بھی حکومت چینج ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا، یہ پاکستان کا دل ہے، پنجاب کا دل ہے، اس لیے پاکستان کا دل ہے. لاہور میں تقریباً اس وقت پریزنٹلی تقریباً 1.5 سے گریٹر لاہور جو ہے، میٹروپولیٹن لاہور 1.5 سے 2 کروڑ کی پاپولیشن ہے جس کو مینج کرنا ہے. اس مینجمنٹ کا کام بڑا مشکل ہے، لیکن اگر آدمی کوشش کرے تو اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. کراچی کی طرح لاہور مقابلتاً صاف ستھرا ہے. لوگ کوشش کرتے ہیں، صفائی کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے علاقے ہم بہتر حالات میں رکھیں، لیکن اس کے باوجود بہت چیلنجز ہیں. سب سے بڑا چیلنج ٹرانسپورٹیشن کا ہے کہ جی پبلک ٹرانسپورٹیشن میٹرو کے یا اورنج لائن کے باوجود ناکافی ہے. کچھ عرصے کے بعد یہ پانی کا مسئلہ بڑھ جائے گا. لاہور میں کھیلنے کے گراؤنڈ بہت کم ہیں. بچے جو ہیں سڑکوں کے اوپر کھیلتے ہیں، جو کہ ڈینجرس بھی ہے اور ٹھیک نہیں ہے بچوں کی اور باقی لوگوں کی. اس طرح چھوٹے چھوٹے اور مسئلے ہیں جن کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. سر تو جیسے کہ آپ آرمی میں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، ہم نے سنا کہ ٹریننگ میں بڑی انٹرسٹنگ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی کیڈٹ شرارت کر دیتے ہیں تو ان کو سزا بھی دی جاتی ہے. تو آپ نے ایسی کوئی شرارت کی ہو یا آپ کو اس کی سزا ہو گئی ہو ٹریننگ کے دوران؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سولجر یا ایک اچھا سپاہی وہ ہے جو ہر مرحلے سے گزرا ہو جس میں سزا بھی ملی ہو. جو بہت ہی جی حضوری کرتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خامی رہ جاتی ہے اس میں. 1-2 مرتبہ اگر آپ کو پٹھو پریڈ ہو جائے تو یہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے
اور तबीयत के लिए भी अच्छा है। तो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में भी और एसएसजी के कोर्स में भी ऐसे वाकयात होते रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा ड्रिल्स मिलती रही हैं, एक्स्ट्रा, मैं पनिशमेंट नहीं कहूँगा, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए हमें काम करने पड़े हैं जो लोगों के रेस्ट पीरियड में होते हैं। वो रहे हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, जिंदगी का एक हिस्सा है। एक इंसान के लिए, जैसे कि हम स्टूडेंट हैं, हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ के थ्रू और बाद में हम करियर स्टार्ट करेंगे, तो ऐसी कौन सी की है जो हमें कैरेक्टर वाइज और करियर वाइज बहुत सक्सेसफुल बना सकती है? कैरियर वाइज पूछ रही हैं और कैरेक्टर वाइज भी सर, दोनों सर दो डायमेंशंस, बिकॉज कैरेक्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। सर कोई कामयाबी के गुर बताएं कैरियर में सक्सेसफुल होने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने का गुर। ठीक है, कैरियर में सक्सेसफुल रखने के लिए ना दो चीजें, एक तो मेहनत और दूसरी इंटीग्रिटी या ऑनेस्टी। जी सर। मैं बहुत ज्यादा क्वालिटीज के जी कैरेक्टर क्वालिटीज में ये भी है नहीं कहना चाहता हूँ। मेहनत करें और इंटीग्रिटी ठीक होनी चाहिए, जिसको ऑनेस्टी या ईमानदारी से आप काम करें, ईमानदारी से मेहनत के साथ काम, ये दो चीजें ये आपको इंतहा पे लेके जाएंगे। हमारे लोगों की कोशिश होती है कि शॉर्टकट काटें, शॉर्टकट में उनको थोड़ी देर के लिए फायदा मिल जाता है लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान होता है, उनको भी, कौम को भी, मुल्क को भी। यस सर, जिस तरह आपने बताया कि आपके वालिद भी आर्मी में थे, तो क्या यही आपका मोटिव था कि आर्मी आपको इतनी पसंद है? क्योंकि जब मुझे अपना याद है तो जैसे हमने 8 के पेपर दिए 9th के, तो हमारे घर में यही था फैसला कि भाई मैंने तो आर्मी में जाना है। तो आपका क्या मेन मोटिव रहा कि आर्मी ज्वाइन करेंगे सर? क्या कुछ और अभी आपकी ऑप्शन थी? मैंने पहले जब अपने को इंट्रोड्यूस करा रहा था बताया था कि जी 7वीं जमात पास करके यस सर 7वीं में चला गया था मिलिट्री कॉलेज झेलम में। मिलिट्री कॉलेज झेलम एक नर्सरी है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के लिए, और वहाँ पे हमको तैयार किया जाता है एक बोर्डिंग स्कूल में फौज में जाने के लिए। तो मेरे माइंड में इम्बाइड हो गया था कि मैंने आर्मी में जाना। मैंने जब मैट्रिक किया तो मेरे वालिद साहब की पोस्टिंग हो गई ईस्ट पाकिस्तान में। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनका एक बेटा जो है वो मतलब डॉक्टर बने। उन्होंने मुझे मेडिकल में डाल दिया, प्री मेडिकल जो होता है इसमें। मैंने एफएससी प्री मेडिकल में किया लेकिन मेरा दिल नहीं लगा। पास हो गया, मुझे राजशाही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का भी बता दिया कि जी आपको वहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। मैंने चुप के आर्मी के लिए अप्लाई किया और प्रिंसिपल से साइन करवाए। जो मेरे प्रिंसिपल थे उन्होंने साइन किया मेरे एज जो पेपर्स थे। मैं अप्लाई कर दिया। वो करते एक दिन पता चल गया घर वालों को कि ये तो कामयाब होता जा रहा है, या एसएसबी ने बुलाया हुआ है, बिकॉज घर से 3 दिन के लिए जाना था। तो फिर मेरे वालिद साहब ने इजाजत दे दी। तो आप कह दें कि जी जो एनवायरनमेंट था, जो माहौल था मेरे इर्द गिर्द, उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हुआ मेरे पास। घर का भी हुआ होगा लेकिन मेरी पढ़ाई का, मेरी अपब्रिंगिंग का, दोस्तों यारों का, ज्यादातर दोस्त यार फौज में आए, तो वो बैकग्राउंड का डेफिनेटली फर्क पड़ा है मेरे ऊपर। यस सर, कोई शक नहीं सर। आज आपके पेरेंट्स को आप पे बहुत ज्यादा फख्र है सर। हमें आप पे इतना फख्र है कि हमारे पास एक इतनी अजीम शख्सियत मौजूद है सर। सर अल्लाह आपको हम पे सलामत रखे। अच्छा वेरी सर, ग्रेटफुल, आपने बहुत बड़ा ऑनर दिया है मुझे। सर इट्स आल्सो ऑनर फॉर अस कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो सर आप जैसे हमारे इदारे में सर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं सर, जवान ही हैं, हमारी कौम का मुस्तकबिल है। तो सर आप इनके लिए कोई टिप्स इनको देना चाहें फॉर देयर सक्सेसफुल लाइफ? जैसे आपने माशाल्लाह सक्सेसफुल लाइफ गुजारी है, तो आप इनको क्या नसीहत करना चाहेंगे कि इनको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन से कामयाबी के गुर हैं जिन पे अगर ये अमल करें तो ये एक इस कौम के लिए अच्छे शहरी साबित हो सकते? मैं पहले अर्ज किया था कि सक्सेसफुल होने के लिए 2 क्वालिटीज चाहिए। एक तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरी इंटीग्रिटी या ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। ये 2 क्वालिटीज के ऊपर आप कंसंट्रेट करें, आप सक्सेसफुल होंगे। दूसरी चीज मैं कहूँगा कि पाकिस्तान हमेशा खतरों से घिरा रहा है,
پچھلے 70-72 سال جو اس کی لائف ہے، اس میں انڈیا کی طرف سے، ویسٹرن بارڈرز کی طرف سے کہیں نہ کہیں ہمیں مسائل رہے ہیں. جب تک قوم متحد نہیں ہوگی، ایک لائق عمل نہیں ہوگا، یہ مسئلے ہمارے رہیں گے. اور آپ نے نئی جنریشن نے میدان میں آنا ہے، اور جہاں پہ ہم لوگ چھوڑ گئے ہیں، جو میٹنگز ہم چھوڑ گئے ہیں، اور جو فلاز یا کمزوریاں چھوڑ گئے ہیں، ان کو عبور کر کے ملک کو اٹھانا ہے. یہ بس میرا ایک پیغام ہے. انشاءاللہ سر ہم آپ کی جو امیدیں ہیں اس پہ کوشش کریں گے کہ سارے کا سارا اتریں اور آپ کو پراؤڈ فیل کرائیں. جی ڈاکٹر سمیہ رحمان، پلیز آپ کچھ اپنے ویوز اس انٹرویو سے ریلیٹڈ شیئر کرنا چاہیں. آپ سر کے ساتھ آپ کے کوئی کوشچنز ہوں تو میم پلیز. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے میرا ادارہ جو ہے ایک طرح سے منی پاکستان ہے، کیونکہ یہاں پر سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بائی پاپولیشن پروپورشن. ہم کوٹا کے تحت ٹیلنٹڈ یوتھ ہے، اور یہ انشاءاللہ ملک کے لیے بہت ہی ایک سرمایہ ثابت ہوگی. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. جی باقی ہماری جو ریسپیکٹیبل آڈینس ہے، ہماری ریسپیکٹیبل فیکلٹی ممبرز اور ہمارے تمام اسٹوڈنٹس، آپ میں سے کوئی بھی سر سے سوال کرنا چاہے تو یو پیپل آر موسٹ ویلکم. تو آپ 6 سپٹمبر کے کانٹیکسٹ میں بھی کوئی کوشچن کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. انشاءاللہ ہم آئندہ بھی سر آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، اور آپ سے ہم سر آپ کی خدمات جو ہے وہ سر کے بارے میں مزید ہم جاننا چاہیں گے آج ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم. اور سر ڈیفینیٹلی آپ کی بھی کمٹمنٹس ہیں، تو سر انشاءاللہ نیکسٹ ہم آپ کے ساتھ پھر ایک آپ سے وقت لیں گے، اور ہم دوبارہ جو ہماری کچھ گپ شپ جو ہماری رہ گئی ہے، جو ہماری چیزیں جن کو ابھی آپ نہیں جان سکے آپ کے کیریئر کے بارے میں اور پاک فوج کے بارے میں، تو سر انشاءاللہ ہم نیکسٹ انٹرویو میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو سر. بہت شکریہ، بہت مہربانی. It was an honor. I am very grateful to all of you. Thank you very much.